हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएचएस क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम की कंप्लीट डिटेल। ठीक है, यानी आपको अगर सीएचएस में क्लास 11th में आर्ट्स या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी होंगी, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले। ठीक है, तो हर एक चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, हर एक चीज यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीएचएस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि सीएचएस आखिर है क्या। सीएचएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल, यानी कि एक स्कूल है, ऑब्वियसली आपको इतना तो पता ही होगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल जो है वो बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्कूल के बारे में ये एस्टेब्लिश कब हुआ था। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था 1898 में बाय डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, जो एनी बेसेंट जी थी, जो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं इंडिया में, आपने इनके बारे में ढेर सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो 1898 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था सीएचएस को, यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल को। ठीक है, ये कहाँ है तो ये वाराणसी में है। वाराणसी में भी जो कमच्छा वाला इलाका है वहां पे आपका गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल दोनों वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, चाहे वो लड़कों का स्कूल हो या फिर लड़कियों वाला स्कूल हो। ये सीबीएसई से एफिलेटेड है, मतलब क्या है, आपका सीबीएसई स्कूल है। ढेर सारे बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है, आईसीएसई होता है, एनआईओएस होता है। तो ये सीबीएसई बोर्ड से जो है वो आपका एफिलेटेड है। दूसरा, इसमें एडमिशन कैसे होता है, और कोई प्रोसेस नहीं है इसके एडमिशन में, सिर्फ एसईटी। ठीक है, एसईटी नाम है इस एंट्रेंस का, जिसका नाम होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट फॉर सीएचएस, यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए। ठीक है, कौन कौन से के लिए आपका एंट्रेंस होता है, ऐसे एडमिशन बहुत सारे क्लासेस में, जैसे 6 में भी आप देखते हो, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, तो आपका एडमिशन एंट्रेंस से, यानी जो आपका एग्जाम होगा वो सिर्फ 9th और 11th के लिए होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 9th और 11th के लिए। तो हम लोग 11th के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। 9th के लिए भी आपको वीडियोज आएंगी, 11th की बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी आपको वीडियो जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड। और भी हम लोग डिटेल में वीडियो लाएंगे 11th के लिए, 9th के लिए, हर एक चीज के लिए। ठीक है, और साथ साथ प्रिपरेशन भी जो है हम लोग यहाँ पे कराते हैं, तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। जैसे अगर ये एग्जाम हमें देना है, ठीक है, 2026 में के लिए आप ऑफकोर्स एस्पायर कर रहे होंगे, तो अब एक बात करते हैं यहाँ पे। फॉर्म जो है बाबू इसका फरवरी में आता है। ठीक है, फरवरी के अराउंड आ जाता है और मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहती है। मतलब करीब करीब आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपके पास 1 महीना होता है प्रॉपर। ठीक है, तो फरवरी में इसका फॉर्म आ जाता है, मार्च तक इसकी डेट होती। एडमिट कार्ड की बात करें तो इसका एडमिट कार्ड अप्रैल में आता है। कब आता है? अप्रैल में। ठीक है, तो एग्जाम के कुछ दिन पहले आता है। ठीक है, 15-20 दिन या 1 महीने पहले ऐसे आ जाता है। तो एग्जाम इसका कब होता है? तो एग्जाम आप देखोगे तो वैरी करता है, या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास होता है ये। ठीक है, अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता होता है 24 से लेके 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, फिर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। फर्स्ट वीक ऑफ मई या 10 दिनों के अंदर जो है ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस बार आप देखो तो 7 मई से 11 मई के बीच में जो है वो पेपर हो गया था। 7 मई से ही आपका आर्ट्स का पेपर था, फिर 8 को कॉमर्स का था। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है वो सारे पेपर्स थे। 11 मई को आपका फाइनली 9th का पेपर हुआ था इस बार, और उससे पिछले साल में देखो तो अप्रैल में ही हो गया था। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो चल रहा था उसी टाइम पे। तो आपका इसी दौरान जो है, यानी 25 से लेके 15 के 25 अप्रैल के बाद और 15 मई से पहले आप कह सकते हो आपका पेपर इसी बीच में होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेट्स है जो आपको याद रखनी है कि फॉर्म इसका कब आएगा, फरवरी में आएगा, याद रखिएगा। तो फरवरी से आपको ध्यान देते रहना है। ठीक है, कि इसका फॉर्म आया है या नहीं आया है। तो ऐसे अपडेट्स आपको चैनल पे भी मिलते रहेंगे, और एडमिट कार्ड भी, और एग्जाम आपका कब होता है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके पास टाइम है पूरा। तो आप अगर अभी से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो अभिमन्यु बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिटेल आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा तो आप उस पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 9th की अगर बात करें तो 13 से 15 साल के बीच में अगर आप है तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, 31 मार्च से वो लिया जाता है जो आपका ईयर है वो। फिर 11th की बात करें तो मैक्सिमम आप 18 साल के होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब जब इसका प्रोस्पेक्टस आता है सीएचएस का, तब आप देखते हो क्या उसमें एग्जैक्ट डेट मेंशन की होती। तो आप ऐसा मान सकते हो कि 18 ईयर्स के पहले हो आप। ठीक है, तो क्लास 10th में आप अभी पढ़ रहे हो और 18 ईयर्स के पहले हो एग्जाम तक, तो फिर आप समझ सकते हो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो एज क्राइटेरिया के हिसाब से।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी आपका जब प्रोस्पेक्टस आता है तब डिटेल में और बात करेंगे। सीट्स की बात करें तो अभी के लिए लास्ट ईयर की, तो सीट जैसे पिछले साल बढ़ाई गई थी खासकर गर्ल्स की, तो इस बार देखना है कि क्या होता है। लेकिन अगर लास्ट ईयर की सीट्स की बात करें तो जो बॉयज स्कूल है उसमें आर्ट्स के लिए 12 सीटें थी, कॉमर्स के लिए भी 12 सीटें थी, और गर्ल्स स्कूल की बात करें तो आर्ट्स के लिए 45 सीट्स थी एंड कॉमर्स के लिए 25 थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सीट्स जो है वो होते, ठीक है, अराउंड। आगे चलते हैं। रिजर्वेशन जो है आपका, वही जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया चलता है आरक्षण वाला, वही वाला है कि 15% आपके एससी कैंडिडेट्स को है, शेड्यूल्ड कास्ट को 7.5% एसटीज को है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 27% आपका ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए है, एंड साथ साथ 10% आपका ईडब्ल्यूएस है ना, जो जनरल कैंडिडेट्स है लेकिन वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी 10% रिजर्वेशन होता है। इन सब के लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इंक्लूडिंग दिव्यांग भी। दिव्यांग जो है वो 3% आपको मिलता है रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब इन्हीं में बटा हुआ है, इन्हीं सेक्शंस में अलग अलग रिजर्वेशन आपका 3% दिव्यांग को भी दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सबके लिए ही आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि आप बोल दिए आप इस कैटेगरी के हो, सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए पहले, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें अगर 11th की, तो दोनों के लिए चाहे 9th हो 11th हो, दोनों के लिए सेम ही पैटर्न होता है। जैसे OMR बेस्ड, ठीक है, ऑफलाइन होता है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट नहीं देना होता, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आपके सामने OMR शीट होती है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको कलर फिल करना होता है ब्लैक या फिर ब्लू पेन से, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो जनरली 8 से 10 के बीच में ही आपका एग्जाम होता है। एग्जाम की बात करें तो आपको यहीं आकर, वाराणसी ही आकर पेपर देना होगा, ठीक है, और कहीं इसका सेंटर नहीं जाता है। ज्यादातर BHU जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें आपका सेंटर पड़ता है, और बाकी स्कूल्स में भी पड़ जाता है आपका सेंटर, लेकिन ज्यादातर बच्चों को कहाँ, इधर ही पड़ता है, ठीक है, BHU में। तो वाराणसी में ही होगा, चाहे आप कहीं भी जाए, BHU में जाए या फिर बाहर जाए। तो 8 से 10 ही इसकी जनरली टाइमिंग होती है। क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शन से आते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, चाहे वो 9th के लिए बात करें, 11th के भी किसी स्ट्रीम के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब आप 100 के 100 भी अटेम्प्ट करेंगे और कुछ गलत भी हो गए तो उसमें आपको 0 मिलेगा, -1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स के लिए अलग अलग सेक्शन क्या है, तो इंग्लिश से बाबू आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से भी 15 आते हैं, ठीक है। सोशल साइंस है, सोशल साइंस में क्या आता है आपका, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आता है और सिविक्स आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स, 4 आपके जो सेक्शन जो आपको पढ़ने होते हैं ऑब्वियसली 10th में, उसी से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं। मैथ से आपके 5 आते हैं और जीके और करंट अफेयर से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हो गए। तो 15-15 30, 60 30 90, 90 5 95 और 95 5 100, ठीक है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग सेक्शन से, मतलब आपको इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस अगर आप आर्ट्स को टारगेट कर रहे हो तो, और थोड़ा बहुत मैथ्स देखना होता है एंड साथ साथ जीके और करंट अफेयर, ठीक है। तो इस बार हम लोग देखा था कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, जीके से क्वेश्चन आए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स में हम लोग देखते हैं इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें 15 आ रहे थे, इसमें 20 आ रहे। हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन आते, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन, यानी अगर आप आर्ट्स से हो तो आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कॉमर्स में आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ्स पे ध्यान देना होगा। प्लस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे इकोनॉमिक्स सेक्शन ही है, लेकिन उस सेक्शन में इको के साथ साथ आपके बाकी भी आते हैं, जैसे 20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आपके इधर आ जाएंगे, हो सकता है जीके थोड़ा कम कर दे, इको ज्यादा कर दे, तो वो वैरी कर सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। लेकिन जनरली आप देखोगे 20 क्वेश्चन के अराउंड आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं, और 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सेक्शन के होते हैं, लेकिन वो बाकी सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका ज्योग्राफी से ज्यादा आ जाता है, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, या फिर आपका सिविक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाकी तीनों भी आपको इसके लिए पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी जीके और करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। इसको आपको थोड़ा समझना होगा कि कितने कितने क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं। तो इंग्लिश में 15, हिंदी में 15, सोशल साइंस से 60, मैथ से 5 और जीके से 5 अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है। साथ साथ अगर आप कॉमर्स को, कोई दोनों को टारगेट करते हैं तो आपको सब लेकर चलना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश से 20, हिंदी से 20, मैथ से 20, इको से आपका 20 + 10 यानी 10 आपका बाकी सब्जेक्ट जो हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया उससे आता है। ज्योग्राफी से ज्यादा
देखे गए, ठीक है क्वेश्चन, तो आप ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जीके करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन उससे बन जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब किन्हीं को कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम आपने अभी कहा कि आर्ट्स एंड कॉमर्स दोनों को टारगेट करते हैं। जी हाँ, आप चारों स्ट्रीम भी भर सकते हो, चारों पेपर भी दे सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो आप सबके फॉर्म भर सकते हो, आर्ट्स के भी, कॉमर्स के भी, बायो के भी, मैथ्स के भी। तो दोनों को हर कोई टारगेट करते हैं कि ये नहीं हुआ, जिसमें हुआ उसमें चले जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैं बता दूं, डिटेल में आपको वीडियो आएगी सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो एक वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे मैं बता दूं, सोशल साइंस के लिए जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है दोनों में, है ना, तो उसमें पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, ठीक है, जिसमें भी आपको जो भी एनसीईआरटी अगर आप जो आपने 10th में पढ़ा होगा वही आपकी पूरी आती, एक एक लाइन से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो उसको याद रखिएगा। तो सोशल साइंस के जितना भी आपका सेक्शन में जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब इसी से आता है, ठीक है। बाकी जो आपके सेक्शन है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो उम्मीद है आपको जो चीज है वो समझ में आई होगी, है ना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगी, और अगर ज्यादा बच्चों का कोई डाउट होगा तो उस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।